नमस्कार, मैं शारदा अग्रवाल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आज आपके समक्ष MCMC मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के संदर्भ में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीडिया प्रमाणन क्या होता है। सार्वजनिक मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होने वाले किसी भी राजनीतिक विज्ञापन को जांच के बाद प्रकाशन की अनुमति देना ही मीडिया प्रमाणन कहलाता है। कोई भी राजनीतिक दल, समूह या प्रत्याशी सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन देने से पूर्व निर्धारित समिति से इसकी अनुमति लेता है, यही मीडिया प्रमाणन कहलाता है। मीडिया प्रमाणन क्यों जरूरी होता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2004 में एक निर्णय दिया गया कि किसी भी केबल टीवी या टीवी चैनल पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस उद्देश्य हेतु बनाई गई समिति के द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही राजनीतिक विज्ञापन दिखाए जाएंगे। मीडिया प्रमाणन जो किया जाता है उसके मुख्य आधार यह होता है कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो, अर्थात जो विज्ञापन का प्रसारण किया जा रहा है वह सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला न हो, तनाव बढ़ाने वाला न हो, शांति भंग करने वाला न हो और नैतिकता सदाचार के विपरीत किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला न हो। राजनीतिक विज्ञापन के प्रमाणन के समय यह सब MCMC कमेटी को ध्यान देना होता है। MCMC कमेटी 3 स्तर पर गठित की जाती है। सबसे पहली जो कमेटी होती है राज्य स्तर पर MCMC कमेटी, इसमें अतिरिक्त या संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। राजधानी के जिले के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का RO इसका सदस्य होता है और सूचना प्रसारण विभाग का कोई प्रथम श्रेणी का अधिकारी भी इसका सदस्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग के नए प्रावधान के अनुसार इसमें एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट या इंटरमीडिएरी एक्सपर्ट नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर जो MCMC कमेटी गठित होती है उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष होता है और यदि यह लोकसभा निर्वाचन के लिए होती है तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का RO इसका अध्यक्ष होता है। राज्य सिविल सेवा के SDM से अनिम्न श्रेणी के ARO इसके सदस्य होते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कोई प्रथम श्रेणी का अधिकारी इसका सदस्य होता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित पत्रकार या कोई स्वतंत्र नागरिक इसका सदस्य होता है और जिला जनसंपर्क अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी या समतुल्य अधिकारी इसका सदस्य सचिव होता है। इसमें भी एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट और या इंटरमीडिएरी एक्सपर्ट नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्रीय कार्यालय में कोई राजनीतिक दल अपना राजनीतिक विज्ञापन प्रमाणन के लिए देना चाहता है तो वह अपना आवेदन CO दिल्ली के द्वारा गठित समिति के समक्ष देगा, जिसके कि अध्यक्ष संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दिल्ली होते हैं। जो राज्य स्तरीय जो MCMC कमेटी होती है वह राजनीतिक दल या संगठनों या समूहों जिनका कि मुख्यालय राज्य में है उसका प्रमाणन करती है। साथ ही यदि उन राजनीतिक दलों या संगठनों का मुख्यालय या रजिस्टर्ड कार्यालय राज्य में नहीं है उसका भी प्रमाणन राज्य स्तरीय MCMC कमेटी करती है। और यदि कोई कैंडिडेट विज्ञापन प्रमाणन करवाना चाहता है तो वह आवेदन जिला स्तरीय MCMC कमेटी के विहित अधिकारी को देगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 2004 में निर्णय दिया गया था उसमें केबल टीवी और टीवी चैनल का उल्लेख किया गया था, लेकिन समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यमों पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण के समय अनुमति की आवश्यकता होगी। इसमें कई प्रकार के माध्यम, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कई प्रकार के माध्यम हैं, जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो, इसमें FM रेडियो भी शामिल है, FM का निजी चैनल भी शामिल है, सिनेमा घर, समाचार पत्र। बल्क SMS और वॉइस मैसेज के संबंध में एक निर्देश आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि इसका प्रसारण रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाना प्रतिबंधित है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उत्पन्न होगा कि जब प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के प्रसारण पर अंतिम 48 घंटों को छोड़कर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती तो यहाँ समाचार पत्र पर विज्ञापन प्रसारण हेतु अनुमति की आवश्यकता क्यों होगी? समाचार पत्र में जो समाचार पत्र के अंदर विज्ञापन होते हैं वहाँ पर उन विज्ञापनों का प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।
उस ई समाचार पत्र में समाचार पत्र के जो पेज है उसके ऊपर नीचे जो विज्ञापन होते हैं, राजनीतिक विज्ञापन, उसके प्रमाणन की आवश्यकता है। और सार्वजनिक स्थलों पर जो श्रव्यदर्शी माध्यम से प्रसारण का मैं उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि चलित वैन कई राजनीतिक दलों के द्वारा उपयोग की जाती है, जिसमें एलईडी लगाकर विज्ञापन का प्रसारण किया जाता है। इस पर जो भी विज्ञापन का एलईडी वैन पर जो भी विज्ञापन का प्रसारण होगा उस पर अनुमति की आवश्यकता होगी। मीडिया प्रमाणन सोशल मीडिया पर आवश्यक है, लेकिन केवल जो क्रिएटिव विज्ञापन उस सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं उस पर मीडिया प्रमाणन की आवश्यकता होती है। जैसे सोशल मीडिया में यदि कोई व्यक्ति अपना खुद की फ़ोटो डाल रहा है, राजनीतिक व्यक्ति, या कोई भाषण या सभा या रैली का प्रसारण कर रहा है, तो ऐसे में एमसीएमसी कमेटी के द्वारा प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिया जा रहा है, तो उस सोशल मीडिया अकाउंट की हमें लगातार निगरानी रखनी है कि उसमें कोई भी विज्ञापन, क्रिएटिव विज्ञापन बिना प्रमाणन के प्रकाशन न हो। यदि अभ्यर्थी के द्वारा सोशल मीडिया में कोई क्रिएटिव विज्ञापन बिना प्रमाणन के प्रसारित किया जाता है, तो हमारी सोशल मीडिया इकाई इस तथ्य को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष रखती है और संबंधित आरओ के द्वारा अभ्यर्थी को इस संबंध में नोटिस दी जाती है। अभ्यर्थी के द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के खर्च के ब्यौरे में सोशल मीडिया में प्रयुक्त की जाने वाली इंटरनेट, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया चलाने के लिए रखे गए कार्मिक और ऑफिस के खर्चे का ब्यौरा अपने निर्वाचन व्यय में देना आवश्यक होता है। मीडिया प्रमाणन के लिए राजनीतिक दल या प्रत्याशी परिशिष्ट क्रम में अपना आवेदन देंगे। आवेदन के साथ जो विज्ञापन है उसकी डिजिटल प्रति सीडी में 2 प्रति में देंगे और साथ में उसका ट्रांसक्रिप्शन भी प्रस्तुत करेंगे। यह जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए यह समय सीमा 3 दिन पूर्व जमा करने की होती है और अन्य व्यक्ति या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए यह समय सीमा कम से कम 7 दिन पूर्व होगी। एमसीएमसी कमेटी के द्वारा प्रारूप ख में अनुमति दी जाती है। एमसीएमसी कमेटी के द्वारा जो विज्ञापन का प्रमाणन किया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह विज्ञापन में कही गई बातों का, आंकड़ों का और तथ्यों का पुष्टि करे। यदि इस विज्ञापन से कि कोई नुकसान, हानि या चोट किसी को पहुंचती है, तो इसके लिए विहित अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए ऑनलाइन सुविधा भविष्य में की जाने वाली है। इसके संबंध में एक ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। राजनीतिक विज्ञापन प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित राजनीतिक दल या प्रत्याशी के द्वारा भरा जाएगा और जो कि सुविधा वेब एप्लीकेशन में ही ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप रहेगा। इसे संबंधित अधिकारियों के द्वारा देखकर प्रमाणन किया जाएगा। प्रमाणन के बाद आदेश के साथ एक यूनिक आईडी जनरेट होगा और एक क्यूआर कोड जनरेट होगा और यह क्यूआर कोड के कारण विज्ञापन को कोई भी मोबाइल स्कैनर से वेरीफाई कर सकेंगे। यह तो मीडिया प्रमाणन के संबंध में लगभग सभी बातें बता दी गई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यह छूट गई है कि मीडिया प्रमाणन आखिर कब से होगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके आधार पर तो पूरे साल भर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष विज्ञापन का प्रमाणन आवश्यक है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही, अर्थात चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही कोई भी राजनीतिक विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के नहीं दिखाया जाए, ऐसे निर्देश प्रसारित किए गए हैं। मीडिया प्रमाणन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना चाहूँगी कि समाचार पत्रों में, मतलब प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों में प्रमाणन आवश्यक नहीं है।
केवल मतदान के दिन, मतदान के अंतिम 48 घंटे पर ही प्रिंट मीडिया पे जो विज्ञापन आते हैं उस पर प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कोई भी अन्य व्यक्ति राजनीतिक विज्ञापन दे सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह किसी भी प्रत्याशी या दल के लाभ के लिए नहीं हो सकता है। और इसी तरह अन्य व्यक्ति का राजनीतिक विज्ञापन किसी प्रत्याशी या दल के विरुद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दल या प्रत्याशी के विरुद्ध विज्ञापन शेष अन्य दल या प्रत्याशी के विरुद्ध लाभ का विज्ञापन हो सकता है। किसी भी राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन के लिए पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम में है। प्रिंट मीडिया माध्यम में प्रमाणन की आवश्यकता के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्देश नहीं दिए गए थे, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के तहत निर्वाचन संबंधी किसी भी परिचय, पोस्टर, अभिलेख पर उसके प्रकाशक और या प्रिंटर का नाम एवं पता छपा होना आवश्यक है। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो 2 वर्ष की सज़ा या और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171H के तहत किसी प्रत्याशी की सहमति के बिना उसके लाभ के लिए किसी विज्ञापन का खर्च उठाना प्रतिबंधित है। अब एक महत्वपूर्ण पार्ट है MCMC का, पेड न्यूज। प्रिंट मीडिया में किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रिंट मीडिया में जो भी विज्ञापन का प्रसारण किया जाता है उसका खर्च प्रत्याशी के खर्च पे या दल के खर्चे पे जोड़ा जाता है। इससे बचने के लिए प्रत्याशी पेड न्यूज का सहारा लेते हैं, अर्थात समाचार की आड़ पे विज्ञापन करना ही पेड न्यूज कहलाता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पेड न्यूज के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की परिभाषा को भी स्वीकार किया है। उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, उसमें आने वाला ऐसा कोई समाचार जिसके लिए भुगतान नगद या अन्यथा ऐसा किया गया हो, उसको पेड समाचार कहा गया है। यहाँ पर पेड न्यूज के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि पेड न्यूज को हम कैसे चिन्हित करें। पेड न्यूज चिन्हित करने के लिए जब हम समाचार पत्रों का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि जो पेड न्यूज होता है उसमें एक ही प्रत्याशी के पक्ष में एक ही हेडिंग में 3 या 4 समाचार पत्रों में एक समान समाचार प्रकाशित होते हैं। यह तो स्पष्टतः दिखता है कि ये पेड न्यूज है, लेकिन कुछ छुपे हुए पेड न्यूज भी होते हैं, जैसे कि आप उसमें किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में यदि कोई समाचार प्रकाशित किया गया है तो उसका गहराई से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि वह एक तरफा प्रत्याशी के पक्ष में लिखा गया है। जैसे कि उसमें कुछ शब्द उपयोग किए जाते हैं कि इस प्रत्याशी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, समाज के हर वर्ग का समर्थन इन्हें मिल रहा है। तो इस तरह का समाचार भी पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। फिर आप ध्यान देंगे कि पेड न्यूज यदि कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी कोई न्यूज बनाकर देता है समाचार पत्रों को, तो पूरे समाचार पत्र का फॉन्ट अलग रहता है और उस पर्टिकुलर जो प्रत्याशी या दल के द्वारा जो समाचार दिया जाता है उसका फॉन्ट अलग रहता है। तो यह भी एक पेड न्यूज की पहचान है। साथ ही यदि कोई प्रत्याशी के समर्थन में कोई न्यूज छपी हो और उसमें बाई लाइन नहीं दी हुई हो, तो ऐसा भी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। इस प्रकार हमें बारीकी से पेड न्यूज की पहचान करनी होगी और जिला स्तरीय MCMC कमेटी के द्वारा इस पेड न्यूज को चिन्हित करके संबंधित प्रत्याशी को नोटिस देनी होगी और उसका जवाब लेकर उसके परीक्षण के पश्चात उस पर निर्णय दिया जाना आवश्यक होगा। जो राज्य स्तरीय समिति होती है उसमें उसके 2 उत्तरदायित्व होते हैं। एक जिला और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना, अर्थात जो भी विज्ञापन प्रमाणन के लिए आते हैं यदि उसके निर्णय से वह दल या प्रत्याशी असंतुष्ट है तो राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं। दूसरा कि पेड न्यूज पर जो जिला स्तरीय MCMC समिति का निर्णय होता है उसके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार राज्य स्तरीय MCMC कमेटी को होता है और साथ में स्वप्रेरणा से वह पेड न्यूज के प्रकरण को भी
लेती है। अगर पेड न्यूज़ का कोई शिकायत प्राप्त होता है या हमारे जो मीडिया मॉनिटरिंग सेल कमेटी के द्वारा पकड़ा जाता है कि ये पेड न्यूज़ है, तो हमें 96 घंटे के अंदर संबंधित आरोप के द्वारा प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। प्रत्याशी 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष एमसीएमसी कमेटी के समक्ष रखेंगे और इसका उत्तर मिलने पर या न मिलने पर एक पक्षी यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मीडिया प्रमाणन के संबंध में अपील राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी पर के समक्ष किया जाता है, तो यहाँ पर एमसीएमसी कमेटी का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन पेड न्यूज़ के संदर्भ में राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के निर्णय के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग में भी अपील की जा सकती है। साथ ही राज्य स्तरीय समिति भी अपने ओर से प्रकरण आयोग को मार्गदर्शन और परामर्श के लिए भेज सकती है। फिर जो जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के निर्णय से यदि प्रत्याशी असहमत है तो 48 घंटे के अंदर राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपनी अपील करेगा और इस अपील की सूचना जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को देनी होगी। राज्य स्तरीय एमसी कमेटी इस अपील पर 96 घंटे के अंदर अपना निर्णय देगी और जिसकी सूचना वह जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को देगी। यदि प्रत्याशी इससे असंतुष्ट रहता है तो ईसीआई को 48 घंटे के अंदर अपील प्रत्याशी के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में अब ईसीआई का निर्णय अंतिम होगा। यह जो पूरी प्रक्रिया है पेड न्यूज़ के संबंध में सामान्यतः निर्वाचन के अवधि है जो उसके उसी समय पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस तरह जो पेड न्यूज़ स्थापित हो जाते हैं तो इसकी सूचना निर्वाचन व्यय शाखा को दी जानी चाहिए। पेड न्यूज़ प्रकाशन के खर्च हैं वह संबंधित प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़े जाने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा निर्वाचन की बेहतर मीडिया कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं। यहाँ पर मीडिया कर्मियों के लिए ध्यान में रखने योग्य तथ्य यह है कि मीडिया कर्मियों को वोटिंग कंपार्टमेंट के पास जाकर फोटो या वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। यदि कोई मीडिया कर्मी ऐसा करता है तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन है और यही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 मतदाता के संदर्भ में भी लागू होती है। जो प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम को एक गणना केंद्र में 2 पास ही जारी किए जाते हैं और प्रिंट मीडिया में एक समाचार एजेंसी या समाचार पत्र को 1 से अधिक पास जारी नहीं किए जाने चाहिए। अब मैं एमसीएमसी कमेटी के एक महत्वपूर्ण पार्ट को आपको बताना चाहूँगी कि फेक न्यूज़ के प्रकरणों को पकड़ना और उसका खंडन का प्रकाशन करना। पिछले चुनाव के समय एमसीएमसी कमेटी के द्वारा कई फेक न्यूज़ पकड़ी गई और इसका खंडन जारी किया गया। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में ये चल रहा था कि यदि किसी के पास पासपोर्ट है तो वह ऑनलाइन वोटिंग कर सकेगा। यह अफवाह या भ्रामक खबर जैसे ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुई तो तत्काल इसका खंडन फेसबुक में अपने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के फेसबुक पेज पर प्रकाशन किया गया और समाचार पत्रों में भी इसका प्रमुखता से प्रकाशन किया गया कि यह एक भ्रामक खबर है। इस तरह की भ्रामक खबरों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और फेसबुक और व्हाट्सएप को इस तरह के भ्रामक खबरों से बचने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार का भी प्रयास फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा किया गया। आपने भी देखा होगा कि फेसबुक में कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के विरुद्ध कोई यदि भ्रामक समाचार प्रकाशित होता था तो नीचे उस प्रत्याशी के जो फेसबुक अकाउंट में यदि कोई इस तरह की भ्रामक खबर है तो नीचे में एक फैक्ट चेक करके एक विंडो खुल जाता था। फिर हमें पता चल जाता था कि यह जो प्रत्याशी के संबंध में कुछ भ्रामक खबरें प्रकाशित हो रही हैं तो यह गलत है कि सही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य स्तर पर और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से जिला स्तर पर यह पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के समय कम से कम 5 बार होता है। पहला होता है अधिसूचना की तारीख
के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी होती है। दूसरा होता है नाम वापस लेने की अंतिम तारीख के दिन। तीसरा होता है चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद। चौथा मतगणना की समाप्ति के बाद। और पांचवा होता है कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद। अब मैं आपको एग्जिट पोल के विषय में बताना चाहूँगी। एग्जिट पोल जो होता है मत सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल, इस संबंध में भी कई बार भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है किसी प्रत्याशी के जीतने या हारने के संबंध में। एग्जिट पोल के संबंध में जो मतदान के अंतिम 48 घंटे होते हैं उस समय के लिए भी एक प्रावधान किया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का ओपिनियन पोल या सर्वेक्षण का प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं किया जाएगा। पिछले चुनाव में यूट्यूब में इसी तरह का एक मत सर्वेक्षण हमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसे तत्काल गूगल के द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा में हमने इसे डाला कि इस तरह का मत सर्वेक्षण मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व यूट्यूब के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। तो गूगल के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई की जाकर इस यूट्यूब चैनल से मत सर्वेक्षण का यह पेज हटा दिया गया। एमसीएमसी कमेटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट और होता है एटीआर। भारत निर्वाचन आयोग अपने मुख्यालय स्तर पर समस्त इलेक्ट्रॉनिक चैनल का लगातार अवलोकन अपने एजेंसी के माध्यम से करवाती है और राज्यों में भी और जिला स्तर पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाता है। इसके तहत हम विभिन्न न्यूज़ चैनलों का अवलोकन करके चुनाव से संबंधित गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और यदि कोई ध्यान में गतिविधि ऐसी लाई जाती है कि संबंधित क्षेत्र में, चुनाव संबंधित क्षेत्र में कोई नक्सली वारदात हो रही है या ईवीएम वीवीपैट खराब होने की कोई सूचना आ रही है या फिर कहीं पर कैश जब्त हुआ है, तो इस तरह की घटनाओं पर चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान लेता है और एटीआर के रूप में हमसे रिपोर्ट मांगता है। यह एटीआर जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो प्रत्येक 24 घंटे में आता है, लेकिन चुनाव जिस दिन होता है उस दिन और उससे एक दिन पहले यानी 48 घंटे 2-2 घंटे में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एटीआर पर कार्रवाई करके सूचना मांगी जाती है। इस पर हम जिलों पर पूरी तरह डिपेंड रहते हैं, इसलिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पीछे जो स्लाइड है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एटीआर की रिपोर्ट किस तरह से मांगी जाती है और हमें तत्काल इस पर भारत निर्वाचन आयोग को उत्तर देना होता है। सोशल मीडिया और फेसबुक में भ्रामक न्यूज़ के संबंध में मैंने पूर्व में बताया। समाचार पत्रों में भी कई बार भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली निराधार समाचार प्रकाशित होते हैं। पिछले चुनाव में भी इसी तरह की कुछ खबरों का प्रकाशन हुआ था। इसमें भी हम भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत संबंधित समाचार पत्र को नोटिस देकर उसका खंडन छापने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसमें एक केस स्टडी आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रकार मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा सजग रहने वाला यही पार्ट है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का। इस तरह एमसीएमसी के संदर्भ में मैं अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी कि पूरे चुनाव के समय जो राजनीतिक विज्ञापन या समाचार का जो प्रसारण होता है उसमें क्या बातें नहीं होनी चाहिए, यह हमें ध्यान देनी चाहिए कि उस विज्ञापन या समाचार में किसी अन्य देश की आलोचना न हो, किसी धर्म या आस्था को ठेस पहुंचाने वाला न हो, किसी व्यक्ति के लिए अशोभनीय या मानहानिकारक न हो, हिंसा को भड़काने वाला न हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न करता हो, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला न हो, देश की एकता संप्रभुता के विरुद्ध न हो और किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना न करता हो, ऐसा विज्ञापन या समाचार का प्रसारण नहीं होना चाहिए।
इस ऑनलाइन प्रशिक्षण का वीडियो और पीपीटी देखने के बाद आप भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कंपेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीडिया रिलेटेड को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।